हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट टू क्लास से हम सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब इन्हीं चीज़ों को हम एनसीईआरटी बुक से एक बार रीड करेंगे। अगर हमारा कोई भी टॉपिक रह गया हो तो हम यहाँ से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी की रीडिंग। यहां से करना है हमें सॉलिबिलिटी से। तो सॉलिबिलिटी क्या होता है? किसी भी सॉल्यूट की कितनी टेंडेंसी है कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। एट कितने टेम्परेचर पे या फिर कितना प्रेशर लगा के हम उसको सॉल्युबल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Solubility of a substance, it is maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure. Let us consider the effect of these factors in solution of a solid or a gas in a liquid. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सॉलिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ अ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अ स्पेसिफिक प्रेशर। ठीक है, उसके लिए टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो फिक्स होता है। और किस चीज पे वो डिपेंड करता है? कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि किस टाइप का सॉल्यूट जो है वो किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, है ना। इसमें आपने देखा था कि जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो वो वाला यहाँ पे चीज फॉलो होगा। ओके, इसके बाद सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। Every solid does not dissolve in a given liquid, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water. Naphthalene and anthracene do not. सारे सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते। जैसे कि कौन कौन से हैं? नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। नैफ्थलीन आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो ये किस चीज में डिसॉल्व होंगे? आगे हम देखेंगे। वैसे बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो नैफ्थलीन होते हैं, जो एंथ्रासीन होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में, और जो वाटर होता है वो पोलर होता है नेचर में। इसी वजह से ये सारी चीजें उसमें डिसॉल्व नहीं होती। On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene. वो बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं। But sodium chloride and sugar do not. सोडियम क्लोराइड और शुगर बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है? एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है, और वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा। It is observed that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज पोलर होती है और कौन सी चीज नॉन पोलर होती है? पोलर में जहां पे हमें दो अलग अलग पोल्स नजर आए, जैसे एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वहां पे पोल्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं वो पोलर है, जहां पे चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं वो नॉन पोलर है। ठीक है, जैसे NaCl का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे है Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो Cl क्या है? यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में ये बन रहा है पोल्स, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा? एक पोलर सब्सटेंस। वैसे ही वाटर, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव होता है। तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। वही हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन किससे मिलके बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बेंजीन
ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है, हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 4 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पोल्स जनरेट नहीं हो पाते और ये नॉन पोलर रह जाते हैं। क्लियर है इतना? इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ intermolecular interaction are similar in two or we may like dissolve like। कोई भी चीज कब डिसॉल्व होगी? जब उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाएगा। एग्जाम्पल देती हूं मैं, जैसे कि देखो NaCl है, अब NaCl को मुझे पानी के अंदर डालना है, तो कब उसमें हम बोलेंगे डिसॉल्व होगा? जब इसके बॉन्ड टूट के पानी के बॉन्ड के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो ये NaCl है, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? वाटर आया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। वाटर हाईली ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा? इस सोडियम के पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करेगा। अब होगा क्या? जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे, वाटर के नेगेटिव पार्ट सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट को अप्रोच करेंगे और वाटर का जो भी वाइसा वर्सा होगा, ठीक है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता नजर आएगा और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो Na को घेर लेंगे और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोरीन को घेर लेंगे और फिर इनका बॉन्ड टूटेगा और इनके साथ एक नया बॉन्ड बन जाएगा और वो डिसॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज ही ना हो, सेपरेट चार्ज नहीं होगा, तब क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा और जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये सोडियम इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो डिसॉल्व करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए और बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे है, नॉन पोलर के पास नहीं होता है, इसलिए वहां पे वो डिसॉल्व नहीं होते। तो ये एक बात याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा सॉल्वेंट होगा वो वैसे ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अब इसके बाद है when a solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. कह रहे अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। जैसे एक ग्लास पानी लो तो उसमें चीनी डालना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे चीनी उसमें घुलने लग जाएगी, जो वाटर है पहले वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड था, अब वो धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होने लग जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। Some solute particles in solution collide with each other, collide with solid solute particles and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में ही कोलाइड करके वापस से वो रीअपियर होने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या एग्जाम्पल है? हम जब चाशनी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको हीट करके उसके अंदर चीनी डालते हैं ताकि उसमें और शुगर डिसॉल्व हो सके, है ना। लेकिन जब हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है और हम तब उसको टेस्ट करते हैं, तब हमें हल्का हल्का क्या लगता है? शुगर के क्रिस्टल्स हमें फील होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे हीट किया, बट जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, हमें जो सॉल्यूट है वो आपस में कोलाइड होकर वापस से क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से। ओके, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट. Under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separated out and the state of the dynamic equilibrium is reached. Dynamic equilibrium क्या है? Equilibrium का मतलब होता है कि जब हमें ऐसा लगे कि रिएक्शन नहीं हो रहा है,
जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना बंद हो जाए, उस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम हमें लगता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी भी वहां पे रिएक्शन हो रही होती है। बट क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनते हुए हमें नजर नहीं आता है, इसी वजह से हमें लगता है कि अब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे जा चुकी है। इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, हम मानते हैं कि ए से कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, ये 80% खर्च हुआ है, ये 20% खर्च हुआ। अब हमें रिएक्शन दिखाई दे रही है कि रिएक्शन हो रही है। अब एक टाइम आया ये 60% है और ये 40% बना है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ। मुझे क्या लगेगा? रिएक्शन तो बंद हो गया, बट एक्चुअल में हो ये रहा है कि जितना यहाँ से बन रहा है उतना ही यहाँ से वापस भी आ रहा है। जैसे आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास कितने हैं? 2 रुपए, ठीक है। तो हमें अगर अपने पैसे इक्वल करने हैं तो हम क्या करेंगे? मैं बोलूंगी कि आप मुझे 4 रुपए और दे दो, फिर हम दोनों के पास 6 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास 6 रुपए है, मेरे पास 6 रुपए है। आपने क्या किया? मुझे 1 रुपए दिए। जैसे ही आपने मुझे 1 रुपए दिए, मैंने वैसे ही आपको 1 रुपए वापस कर दिए, ठीक है। बट कोई हमें बाहर से देख रहा है, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास भी 6 रुपए हैं और आपके पास भी 6 रुपए हैं। बट हमें पता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, आप मुझे 1 रुपए दे रहे हो, मैं आपको 1 रुपए दे रही हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। बट जो बाहर से इस रिएक्शन को देखेगा उसको लगेगा कि ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। इसी प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वापस उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा डायनेमिक होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गई, ओके। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे? इसके बाद है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी बनाया जा सकता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, या फिर जो रिएक्शन बैक रिएक्शन करती है। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. Therefore, temperature and pressure. Similar process is followed when gases are dissolved in liquid solvent. इसमें क्या कह रहे हैं? solute और जो solvent का क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमें कांस्टेंट नजर आता है। अभी पूरा प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसके बाद है such solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. आप क्या कर रहे हो? पानी में चीनी डाले जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पानी के अंदर आप और चीनी ऐड नहीं कर सकते हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। Unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. Unsaturated solution क्या होता है? जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाए, यानी कि उसके पास अभी सॉल्वेंट के पास टेंडेंसी है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. Thus, the concentration of solute in such solution is its solubility. देखो, सीधी सी बात है, solubility का मतलब आपको स्टार्टिंग में ही बताया है ना। 2 लेक्चर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, वही सारी चीजें बार बार यहाँ पे बताई जा रही हैं हमें। अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट सॉल्युबिलिटी इज वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इन एडिशन टू दीज वेरिएबल्स, 2 अदर पैरामीटर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर also control this phenomena.
सॉल्युबिलिटी जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और दो बहुत मेजर फैक्टर है, कौन कौन से, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखते हैं इन पे ये कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहला है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है। The solubility of a solid in liquid significantly affected by temperature. Temperature change. Consider the equilibrium represented by the equation. This being dynamic equilibrium must follow Le-Chatelier's principle. In general, if an nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic. The solubility should increase with increase in temperature, and if exothermic, the solubility should decrease. These trends are observed experimentally. अब देखो बुक की जो लैंग्वेज है वो यहाँ से समझ पाना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, इसको इसी तरीके से मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दो टाइप के रिएक्शन की बात की गई है यहाँ पे, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हीट रिलीज होती है, ठीक है, यहां पे बनेगा हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साथ ही हीट रिलीज हो रहा है, सॉल्यूशन प्लस हीट। वहीं अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव सॉल्यूशन। अब देखो दो रिएक्शन है, एक में हीट रिलीज हो रही है, एक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शन को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा। देखो जो चीज ये ऑलरेडी दे रहा है किसी को, उसको जरूरत नहीं है हीट की, बट हम उसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, यानी कि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे अगेंस्ट काम करेगा, जो हमें चाहिए वो हमें ये नहीं देगा। जैसे कि हमने जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, इसे टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम इसे टेम्परेचर जबरदस्ती दे रहे हैं, तो ये अपने प्रोसेस को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस में अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, solubility decreases। क्यों, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। और अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में क्या है, उसको हीट चाहिए, वो चाह रहा है कि मुझे कोई आके हीट दो, ठीक है, तो हम दे रहे हैं इसको हीट, तो हम इसके मन का काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, ये भी खुश होकर वही काम करेगा जो हम चाहते हैं। यानी कि एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। उस पूरे लाइन का मतलब इतना ही है ना, इतना भी कर आओगे तो भी एकदम करेक्ट है, बस उसमें क्या किया गया है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर दिया गया है वो इंथैल्पी हीट को, ओके। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास होते हैं कि हम उनको कंप्रेस करके उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन इट्स प्रेशर, इसीलिए इन पे कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है,
तो यहाँ पे हमने ये खत्म कर लिया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब हम करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसमें क्या है, many gases dissolve in water, oxygen dissolve only to small extent in water। बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो वाटर में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में डिजॉल्व होते हैं, बट कुछ ऐसे भी गैसेस होते हैं जो क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में डिजॉल्व नहीं होते, बहुत कम क्वांटिटी में डिजॉल्व होते हैं, वो वाटर के साथ इतना रिएक्टिव होते ही नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत कम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। इट इज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। जबकि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। जितना भी ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है उतना एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सफिशिएंट है, बट वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। उसी में मछलियां तैर रही है, उसी में अगर हम चले जाएं हम उनके जैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उनके कंपैरिजन में, ओके। On the other hand, hydrogen chloride gas is highly soluble in water. Solubility of gases in liquid is greatly affected by the pressure and temperature में भी आगे देखेंगे हम। इसमें क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन तो उतना सॉल्युबल नहीं है वाटर में, बट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। HCl के अलावा ऐसी बहुत सारी गैसेस है लाइक SO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाती हैं। टेम्परेचर लिखा, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज द प्रेशर फॉर सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट। क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि गैस के पास बहुत ज्यादा वेकेंट स्पेस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेशर देके उनके पार्टिकल्स को पास पास लेकर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, द लोअर पार्ट solution and the upper part is gaseous system at the pressure P, the temperature T. Assume this system be in a state of dynamic equilibrium, ठीक है। Under these conditions, rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is the same. Now increase the pressure. अच्छा, ये मैं क्या क्या रीड करे जा रही हूँ, देखो आपको समझा देती हूँ। पहले इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, पहले ये डायग्राम समझो फिर मैं इसको रीड करूंगी। दो हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, आधे में क्या है, इसमें हमने आधे में लिक्विड फिल किया हुआ है और आधा हमारा वेकेंट स्पेस है। वेकेंट स्पेस मतलब उसमें एयर प्रेजेंट होगा, बट वाटर के अंदर भी कुछ एयर के पार्टिकल्स होंगे, गैसेस प्रेजेंट होंगे, है ना। अब क्या किया, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया, ये हमारा एक पिस्टन है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर दे रहे हैं। जैसे ही हमने इसको प्रेशर दिया, हमने इस पे वेट 1, वेट 2, वेट 3 रख दिया, पिस्टन थोड़ा नीचे आ जाएगा। बीच में हमारे पास जो खाली स्पेस था जिसके अंदर गैसेस प्रेजेंट थे, वो क्या करेंगे, कंप्रेस होके इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे। पहले जो गैस के पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में कम थे, जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, जो गैस के पार्टिकल्स है, जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमें कौन बता रहा है, एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी, वो हमें बताते हैं। हेनरी के साथ साथ हम डाल्टन पार्शियल प्रेशर भी पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हेनरीज लॉ, ठीक है। तो अब रीड कर ले, इतना अगर समझ आ गया तो। Increase pressure. Now increase pressure over the solution phase by compressing gas in a smaller volume. इस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which the gaseous particles are striking the surface of solution to enter it. The solubility of gas will increase until a new equilibrium reached
resulting in an increasing in the pressure of gas above the solution and thus the solubility increases. हम प्रेशर दे रहे हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रेशर को इंक्रीज करने से. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन pressure and solubility of a gas or solvent which is known as Henry's law. सबसे पहले इन सब प्रेशर और जो सॉलिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन था वो किसने बताया था, हेनरीज ने बताया था, और यहीं से हमारा हेनरी लॉ आया है. उसके बाद द लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लो हमें क्या बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट 298 केल्विन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस. जो सॉलिबिलिटी है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस लिक्विड और सॉलिड. फिर आते हैं हमारे डाल्टन. डाल्टन, अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, also conclude independently that the solubility of a gas in liquid solution is a function of the partial pressure of gas. इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है. अब पार्शियल प्रेशर वाली क्या थ्योरी है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है. 3 चैम्बर लिए थे, फिर कैसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर एक्चुअली होता क्या है. तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको वहां से चीजें क्लियर हो सके, ठीक है. अभी क्योंकि हम बुक की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि उन्होंने 3 चैम्बर लिए थे, है ना, और उन्होंने बताया था कि अगर हम उन तीनों गैसेस को एक चैम्बर में फिल कर देते हैं तो एक गैस जो है वो उस चैम्बर पे जो प्रेशर लगाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है. इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solution as the measure of its solubility, then it can be said that mole fraction of gas in a solution is proportional to the partial pressure of a gas over the solution. यहाँ से एक इक्वेशन आई थी, क्या था, P is directly proportional to X, partial pressure is directly proportional to the mole fraction of gaseous particles, ठीक है. और जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है P is equal to KHX, और यहाँ पे जो KH है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है. उसके बाद है the most commonly used from the Henry's law state that the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of a gas in the solution. यही फॉर्मूला भी लिखवाया है मैंने आपको. Here KH is the Henry law constant. If we draw graph between partial pressure of the gaseous versus the mole fraction of the gaseous in the solution, then we should get a plot of the type of shown in figure 1.2. ये वाला, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा, ठीक है. डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं इसीलिए, बट अलग अलग गैसेस की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ओके. This suggested that KH is a function of the nature of the gases. It is obvious from equation 1.11 that the higher the value of KH at a given pressure, the lower the solubility of a gaseous in a liquid. It can be seen from table 1.2. देखो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है, और जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. फॉर्मूला वापस से लिख देती हूँ, क्या है, P is directly proportional to mole fraction, तो P is equal to KHX, तो KH is equal to P upon X.
टेम्परेचर बढ़ाने पे KH इंक्रीज होगा। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज हुआ, बट हेनरी कांस्टेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा इसको इंक्रीज करने से। ठीक है, इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 1.2 द KH वैल्यू ऑफ बोथ N2 and O2 इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू N2 और O2 दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस, इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में निकालने के लिए आएगा या तो ऑलरेडी आपको दिया गया होगा। हाँ, increase will decrease the temperature. It is due to this reason that the aquatic species are the more comfortable in cold water rather than in warm water. जो aquatic animals होते हैं वो गर्म पानी में रहना कम पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ठंडा पानी। क्यों? जैसे ही पानी गर्म होगा उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी गैसेस प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा, है ना। और लेकिन जो ठंडा है तो क्या होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और एक्वेटिक एनिमल डिपेंड करते हैं कि कितना ऑक्सीजन सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जो कि उन्हें ठंडे पानी में ही मिल पाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो एक बार जरूर से जरूर देखना उसको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, कैसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, कैसे कम सॉल्युबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में। यहां तक कंप्लीट है, तो यहीं तक हमने लास्ट 2 क्लास में किया है, जिसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा इसमें बचा हुआ है अभी थोड़ा सा, रुको अभी थोड़ा और है। अच्छा ये वाला हमने किया नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे, बट इससे पहले ये पढ़ लेते हैं यहां से, ये भी बचा था हमारा। हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना नोटेबल अमंग दीज आर। अच्छा हमने हेनरी लॉ तो पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन कहां पे यूज करेंगे हम वो देखते हैं। To increase the solubility CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनेटेड वाटर प्रेजेंट होता है। वो कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से उसमें भरा जाता है। तभी जब आप अभी शॉप से अगर कोक लेकर आओगे और उसको पियोगे और फिर क्या करोगे, उसी कोक को 3 से 4 दिन बाद पियोगे, तो उनका टेस्ट सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोनेटेड वाटर है, जो CO2 है, वो क्या हो चुका होगा, रिलीज हो चुका होगा। इसी वजह से फिर आपको मीठा पानी लगेगा, इससे अच्छा आप चीनी पानी पी लो। फिर स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशंस ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस while breathing air at the high pressure underwater. Increase pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come toward the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gas and leads to the formation of the bubbles of nitrogen in the blood. This block capillaries and create a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, स्कूबा डाइवर्स। क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सी में डीप डाइव करते हैं। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज करने से ब्लड के अंदर जो गैसेस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन गैस तो हमें मिल रहा है, वो तो हमारे काम का है, लेकिन नाइट्रोजन गैस वो हमारे ब्लड में जाके डिसॉल्व हो जाता है। उस वक्त हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम सी से बाहर आते हैं, हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज होने लगता है। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से
जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जहां भी वो हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं वो वहीं से बाहर निकलेंगे, तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी पे छोटे छोटे से ऐसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, और लाल लाल फुंसी हो जाती है ना, पर वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वहीं से वो गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस। वो क्या करता है, हमें सीरियस हमारे हेल्थ कंडीशन पे इफेक्ट करता है ना, हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है वो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेंड कहते हैं। अब हमें इसको अवॉइड भी करना है, क्यों, क्योंकि जो डाइवर्स हैं वो तो डीप जाएंगे ही सी में, तो अब इसे कैसे बचा जाए। To avoid bends as well as the toxic effect of higher concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with the air diluted with helium। तो जो हम गैस सिलेंडर लेके जाएंगे उसमें कौन कौन से एयर्स के कॉम्पोजिशन होंगे हमें ये देखने हैं। 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन, इनका मिक्सचर होना चाहिए ताकि हम बेंड को अवॉइड कर सकें। At higher altitude, the partial pressure of the oxygen is less than at the ground level। अब ये थर्ड है। अब क्या कर रहे हैं, अभी हम डीप डाउन जा रहे थे, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है हमारी बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी गैसेस की हमारे ब्लड के अंदर, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood and tissue of people living at the high altitude or the climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of conditions known as anoxia. जो ज्यादा हाइट पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है या फिर जो गैस की सप्लाई है वो कम हो जाती है, और ये क्या करता है, हमारे थिंकिंग एबिलिटी को स्लो कर देता है, ठीक है, और हमें एनॉक्सिया जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, गैस इन अ लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है। सॉलिड इन अ लिक्विड में दो केस देखे थे हमने, एक्सोथर्मिक वाले और एंडोथर्मिक वाले, बट गैसेस इन अ लिक्विड का एक है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी गैस के अंदर की डिक्रीज हो जाएगी। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to the condensations and the heat evolved in this process. We have learned in the last section that dissolution process involve dynamic equilibrium and thus must follow the Lee-Chatelier principle। अभी बताऊंगी Lee-Chatelier principle क्या है, इन्होंने क्या बोला था रिएक्शंस के लिए। As dissolution is exothermic, exothermic में क्या होता है, टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शन बैक डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है और वो स्लो हो जाता है। The solubility should decrease with increasing the temperature. Solubility of a gaseous in a liquid में एक ही है, बाकी कुछ ऐसे इनर्ट गैस हो सकते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करे, बट एक एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या है, जो गैस है लिक्विड के अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी को वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया सच में खत्म, ठीक है। बट ली-चैटेलियर प्रिंसिपल बताती हूँ। ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, पहले रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा है। जैसे ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने लगेगी रिएक्टेंट की क्वांटिटी से, वो बैक रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। यही बताया था हमें ली-चैटेलियर प्रिंसिपल ने, ठीक है। आई नो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने इतना बताया था कि जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन जो है वो बैक रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, इतना तो काफ़ी है वैसे, है ना, बाकी तो हम
नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, हो चुका है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको रीड करवाया है, आपने मेरे साथ रीड किया, बहुत अच्छी बात है, बट आप एक बार खुद से भी रीड करोगे और जहां तक हमने रीड किया है स्टार्टिंग से रीड करना, ठीक है। जहां तक हमने रीड किया है कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जो समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बाय, थैंक यू।